नीचे से जी सर। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ आ रही। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आप सब लोग को पता होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एटीसी के वैकेंसीज निकाली हुई हैं और बैक टू बैक इससे पहले इसी साल 22 में जुलाई के मंथ में, जून जुलाई में उसका नोटिफिकेशन निकला हुआ था। जुलाई के मंथ में एग्जाम हुआ था और 6 महीने के बाद ही वापस से दूसरा नोटिफिकेशन निकल करके आ गया है। मतलब आप समझ सकते हो डिमांड कितनी है। अब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई कैसे करनी है, हमको अपने आप को कैसे प्रूव करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो एआई एटीसी के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पेपर होगा वो थोड़ा सा अलग है। टेक्निकली टर्म्स तो है, टेक्निकल चीजें तो हैं, सब्जेक्ट तो पढ़ना है, लेकिन नॉन टेक्निकल भी प्रिपेयर करना है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में अच्छे से कमांड बना करके अगर हम एग्जाम देने जाएंगे तभी शायद से हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आज आपके साथ रूबरू होने वाले हैं मिस्टर गौरव भारद्वाज। तो वो अभी एटीसी में है, असिस्टेंट मैनेजर। उनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा वहां से हमें गाइडेंस भी मिलेगा किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आर यू रेडी टू टेक ऑफ? तो भाई मुझे जो लगता है कि किसी भी एयरपोर्ट पर जो एटीसी पर्सन्स होते हैं उनकी परमिशन के बिना ना तो कोई फ्लाइट लैंड हो सकती है और ना ही कोई फ्लाइट टेक ऑफ हो सकती है। तो आप भी फ्यूचर एटीसी बनने वाले हैं, तो आप लोग सब लोग रेडी हैं? फ्लाइट को टेक ऑफ किया जाए, मिलने के लिए रेडी हो गौरव सर से सब लोग? चलो सब लोग एक बार सेशन को लाइक करके अपनी रेडी शो कर दो और कमेंट सेक्शन में एक बार फेंक दो, दिल विल फेंक दो, थोड़े से आग लगा दो। तो आज हम मिलने वाले हैं राकेश भारद्वाज हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, एआई एटीसी के थ्रू गए थे। कौन से बैच में वो गए थे, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या उनकी प्रिपरेशन जर्नी रही, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भारद्वाज सर। सो वेलकम गौरव। आप एक बार अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग जो यहाँ पर लाइव में हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको बताएंगे, और फिर उसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स अपने जो भी क्वेरीज हो यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल के रखिएगा। मैं उन क्वेरीज को, क्योंकि सर जो है वो यहाँ पर लाइव में कनेक्टेड नहीं है, बहुत दूर से आपसे मिलने आए हैं, तो उनके आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं फॉरवर्ड करूंगा उनको, और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर भी हम जानेंगे। गौरव साहब। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू सबसे पहले तो सर, आपने मुझे बुलाया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ बच्चों के साथ में, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और रही बात सर जर्नी की, तो एकदम नॉर्मल, एकदम जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वही था मैं। उसी अप्रोच से चलता था। 12th करने के बाद वही नॉर्मल बच्चों की तरह मैंने बीटेक करी थी। मेरी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में थी। मैंने जयपुर में जो है SKIT कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीटेक करी। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग कर रहा था, मैं सेल्फ स्टडी भी कर रहा था, और ये टेक्निकल एग्जाम्स जो होते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उन्हीं की प्रिपरेशन कर रहा था, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो बार्क हो, DRDO। आपको भी पता होगा सर, ये सब चीज़ें टाइम लेती है। तो इन बिटवीन जो है ATC की नोटिफिकेशन आई थी। ये नोटिफिकेशन मैं अगर मतलब ये हमारी जो नोटिफिकेशन जिसमें मैं रिक्रूट हुआ हूँ, फाइनली मैंने ज्वाइन किया है, ये आई थी मार्च 2015 में। ओके। और इसका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2016। करेक्शन, इसका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2015 में। मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ का टाइम था हमारे पास प्रिपरेशन करने का। लेकिन जैसा आपने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला कि अभी जो हो रहा है वो एकदम चेंज हो गया, क्योंकि मतलब इसमें कई सारे रेगुलेटर्स, कई सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो इसी वजह से जो है अभी नोटिफिकेशन आती है और विद इन 1 मंथ या 2 मंथ जो है एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। तो मैं लकी था, या हमारा बैच फॉर्चुनेट था कि हमें सफिशिएंट टाइम मिला। बट इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी था और इसका ये मतलब भी नहीं था। इसका ये मतलब भी था कि वहाँ पे हमारे टाइम में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, कट ऑफ ज्यादा रहेगी, क्योंकि सब बच्चों को उतना तो सभी को टाइम मिलने वाला है, सभी को टाइम मिलने वाला है। और इसका ये भी था कि जो है कुछ बच्चों को जो है फिर स्मार्टली जो है काम करना रहेगा।
अभी क्योंकि टाइम कम है तो आपको स्मार्टली काम करना है बच्चों को अपनी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहली ये चीज है। दूसरा फिर ठीक है, मार्च 2015 में हुआ था, तो जैसे इंजीनियर्स की हैबिट रहती है उस टाइम पे कि जब नोटिफिकेशन आया है, अभी तो नोटिफिकेशन आया है, अभी मैं अपने टेक्निकल एग्जाम पे फोकस करूंगा, तो मैं जो है अपने इसरो, डीआरडीओ, बार्क और इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन, गेट, इसमें लगा हुआ था। अच्छा, आपने आई थिंक बार्क का इंटरव्यू भी दिया है ना? हाँ, यस सर, बार्क का इंटरव्यू भी दिया था। और उसके बाद जो है फिर मैं जून जुलाई के नियर अबाउट जो है, मार्च 2015 में नोटिफिकेशन आया था, और जून जुलाई के इन बिटवीन मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन, मतलब डेडिकेशन के साथ जो मैं बोलूँगा कि एक कंसिस्टेंटली कि हाँ मुझे अभी अपने डेली शेड्यूल में से एटीसी की प्रिपरेशन को टाइम देना है, तो ये मैंने जून जुलाई के नियर अबाउट मैंने कर लिया था कि हाँ मुझे ये करना है। तो जून जुलाई में मैंने ये शुरू किया। उसके बाद जो है तब मेरा यही टारगेट था कि मैं टेक्निकल एग्जाम भी फोकस कर रहा हूँ अपने, और साथ के साथ जो है मैं मिनिमम 2 आवर्स जो है मैं अपने जो मेरे एटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन करूंगा। तो ठीक है, वो ड्यूरेशन चलती रही नवंबर तक आते आते, क्योंकि फैब में आपको गेट का एग्जाम भी देना था। नवंबर तक आते आते पता नहीं था कि कब कंडक्ट होगा एग्जाम, तो मैंने एक बार स्विच किया, अपने टेक्निकल एग्जाम पे फोकस करना शुरू किया। टेक्निकल इन द सेंस जो मेरे इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट थे। लेकिन जैसे ही स्विच हुआ उसके विद इन 5 to 10 डेज के अंदर अंदर जो है ये आ गया कि एग्जाम दिसंबर में होगा। उस टाइम पे फिर ये था, दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपने गेट पे फोकस करूं या मैं अपने एग्जाम पे मतलब ये एआई के एग्जाम पे फोकस करूं। तो ऐसे में क्या है कि इन जनरल बच्चे डिमोटिवेट या कंफ्यूजन या ऐसा स्टेट आ जाता है कि नहीं मुझे एक को तो छोड़ना ही रहेगा। तो अच्छी चीज ये थी कि शायद स्टेट ऑफ माइंड सही था, या फिर मैंने प्रिपरेशन अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट कर दी थी कि मतलब मैं जून जुलाई से जो है डेडिकेशन से थोड़ा सा, डेडिकेशन तो नहीं मतलब कंसिस्टेंटली मैं 2 घंटे 3 घंटे जो है निकाल पा रहा था अपने शेड्यूल में से। तो मैं उस चीज से वो नहीं हुआ, और मैंने फिर जो है इसीलिए मैंने जो है यही डिसाइड किया कि अब मैं 2 घंटे से ज्यादा इसको टाइम दे सकता हूँ, डिवोट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उन सब्जेक्ट्स को भी दिया है, टेक्निकल सब्जेक्ट जिनके लिए मैं गेट या उसके लिए अपीयर होने जा रहा हूँ। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि मैं साथ के साथ ये भी कर लूंगा। लकीली जो है ये दिसंबर 2015 26 दिसंबर 2015 को हुआ था मेरा एग्जाम। तो जब ये नोटिफिकेशन मतलब फाइनल डेट आ गई थी कि टेंटेटिव डेट की बजाय एकदम एग्जैक्ट डेट आ गई थी कि इस दिन को एग्जाम रहने वाला है, तो उससे मतलब ये मान लीजिए कि नियर अबाउट 1 मंथ पहले मैं जो है एटीसी की प्रिपरेशन के लिए दिन में मिनिमम 6 घंटे निकाल रहा था। मतलब मैं 6 घंटे जो है वो मैंने सेपरेट कर लिए थे कि हाँ मुझे डेडिकेशन के साथ 6 घंटे जो है मेरी प्रिपरेशन को देनी है, चाहे वो एफटी को हो, चाहे वो इंग्लिश को हो, चाहे वो फिजिक्स और मैथ्स हो, चाहे वो करंट मतलब करंट जीके अफेयर्स। की बात हो, करंट अफेयर्स। तो वो जो है वो सारा जो है फिर उस हिसाब से, तो मतलब मेरा बच्चों को अभी तो यही सजेशन रहेगा कि आप जो है, क्योंकि अभी क्या हमारे टाइम में ये था कि मुझे ये एडवांटेज मिल गई कि टाइम ड्यूरेशन गैप जो था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी के हिसाब से अगर स्मार्टली प्रिपेयर करना है तो मेरा बच्चों को यही रहेगा सजेशन कि आप जो है एक तो अभी से स्टार्ट करें, और 2-3 घंटे की बजाय थोड़ा सा ज्यादा टाइम डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे, चाहे आपका मन हो चाहे नहीं हो, आप उसको लेके बैठेंगे। आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, तो अपने आप आपका मन करेगा फोर्थ डे मतलब बुक्स को उठाने का और प्रिपरेशन करने का। तो वो एक मोटिवेशन जरूरी है। उसके बाद जो है सर, दिसंबर 2015 में एग्जाम हुआ था इसका, और फैब में रिजल्ट आया था, फैब के एंड में आया था इसका रिजल्ट, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट, जिसमें मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था मैं। उसके बाद फिर उसमें रेक्टिफिकेशन भी काफी हुई, करेक्शन भी हुए, पहले कुछ बच्चों को बुलाया गया, फिर चेंजेस हुए। एनीवे पार्ट एंड पार्सल है वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का। उसके बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था जून के अंदर। इस टाइम पे अभी इंटरव्यू नहीं होता है इतना, और मतलब इंटरव्यू के अंदर अभी सिर्फ वॉइस टेस्ट की बात हो रही है और साइको एक्टिव की हो रही है, जैसे मैंने अभी ये नोटिफिकेशन में चेक किया। बट उस टाइम पे इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू के बाद जो है हमारा इंटरव्यू हम लोगों का जो है हमारे बैच का वो फैब से कंडक्ट मतलब जून से कंडक्ट होने स्टार्ट हुए थे। फैब में तो रिटर्न रिजल्ट आया था, जून में इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे, और जून जुलाई तक इंटरव्यू चले थे ओवरऑल पूरे बैच का जो भी हमारा रिक्रूट हुआ 2016 में। और जुलाई 25 जुलाई 2016 जो है हमारे बैच की ज्वाइनिंग डेट थी सर। और उसके बाद जुलाई में मैंने जब जो है एआई में ज्वाइन किया एज एन ईटीसी, उसके बाद जो है फिर
मैं दिल्ली के अंदर मैंने अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग करी थी। 6 मंथ्स के लिए मैं दिल्ली में ही था, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यहाँ एयरपोर्ट। पे कुछ स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम एक बार सर, डिस्कस सर। करेंगे। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस आते जाएं, आप कमेंट सेक्शन में डालते जाएं। मैं एक बार क्वेश्चन सेशंस लास्ट में डिस्कस करूंगा सर के साथ, और मेरी भी जो अपनी तरफ से सजेशंस होंगी वो मैं बताऊंगा, और जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो कॉमन क्वेश्चंस आई थिंक सबके माइंड में आ रहे होंगे, और मेरे माइंड में भी वो क्वेश्चंस हैं। उनके अलावा भी कोई और क्वेश्चन रह जाए आपके माइंड में तो उसको हम सर से पूछते रहेंगे, है ना। तो वो कॉमन क्वेश्चंस क्या निकल के आते हैं, एक बार पहले तो सबसे पहले आई होप सब लोग ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। नोटिफिकेशन आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं, उन 120 क्वेश्चंस के 120 मार्क्स में से 50% वेटेज जो है वो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट रहने वाला है, और 50% वेटेज में फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाला पार्ट रहने वाला है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन रेज होता है कि इतनी सारी चीजें जो हैं वो कैसे पढ़नी है। अगर हम हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो मैथ्स तो हालांकि सब जगह पे पढ़ ही रहे थे सब लोग, लेकिन फिजिक्स में भी लाइक ईसी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स जो होंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स मैग्नेटिज्म उसके टच में होंगे, लेकिन मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट होगा आउट ऑफ टच होगा। सेम ऐसा मैकेनिकल वालों के साथ होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के आउट ऑफ टच हो गए होंगे। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ये जरूर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो गौरव सर इसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार जो जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं वो ही क्वेश्चन शायद आपके माइंड में आ रहे होंगे। इनके अलावा भी और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलेगा। तो स्ट्रेटजी वाइज कुछ ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में निकल करके आ रहे हैं। तो सर एक तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रिपरेशन करने के लिए, इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे एक निमेश की तरफ से भी कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है कि जो कंसिस्टेंसी है वो क्या रहनी चाहिए, इसका प्रिपरेशन करना है तो क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें फिजिक्स को मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए। जैसा आपने बताया कि लास्ट के 1 महीने में तो आपने 6 घंटे पढ़ लिया था, लेकिन अभी जो लास्ट एग्जाम होकर चुका है उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया था कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है बहुत ज्यादा दिन नहीं मिलने वाले हैं। प्रोबेबली फेब के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जाम का डेट आ जाएगा, तो आपको करीब करीब 45 से 50 डेज मिलने वाले हैं। तो उतने के लिए डेली कितना पढ़ लेना चाहिए, कितना ड्यूरेशन डेली में देना चाहिए? देखिए सर, ये बहुत अच्छा डाउट पूछा है, और मतलब ये आपका भी, आपने भी पूछा है। तो अभी क्या है कि एग्जैक्टली कितना टाइम देना चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, मैं उसके लिए जो है एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। हाँ, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि 45 डेज है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एंटायर 100% सिलेबस, आप स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क इन द सेंस आप ये देखिए कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है या ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिन टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को जो है उन्हीं पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बजाय कि हम जो है पूरा का पूरा 45 डेज के अंदर 100% सिलेबस कवर करके कॉम्प्रिहेंसिव चीजें कवर करने की बजाय। क्योंकि एक तो टाइम होता है आपके पास प्रॉपर, तो उसमें मैं ये बिल्कुल रिकमेंड करता है कि आप पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िए, लेकिन अभी टाइम का स्मार्ट मैनेजमेंट जरूरी है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिवीजन करिए कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर हार्ड वर्क करना है और इसमें मेरे को स्मार्ट वर्क करना है। तो वो आपको जो है हर बच्चे को अपना एनालिसिस करना रहेगा, या तो फिर जो है आप लोगों की गाइडेंस के थ्रू कर ले वो। और दूसरी चीज ये है कि मैथ्स तो चलिए ठीक है, मैथ्स तो कॉमन है, मैथ्स तो कवर हो जाएगी। रही बात फिजिक्स की, जो जैसा आपने बोला सर कि हम लोगों के लिए, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से था, तो हमारे लिए ये जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट था मैकेनिकल का, या बर्नौली थ्योरम और वो सब पार्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब मैं सिर्फ फ्लाइट्स की बात करूं तो फ्लाइट के अंदर बर्नौली प्रिंसिपल ही चलता है। तो वो पार्ट कवर करने के लिए मेरे को पता था, मुझे ये चीज का आइडिया था कि मुझे इस पोर्शन को अगर समझना है तो मुझे इसके लिए टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा, क्योंकि टफ कुछ भी नहीं होता, टफ जो है स्टेट ऑफ माइंड है। तो हाँ, बस ये है कि उसके लिए टाइम मुझे ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मैं उसके टच में नहीं हूँ। तो यही चीज जो है, चाहे मैकेनिकल या सिविल के जो लोग हैं उनको मैं यही बोलूंगा बच्चों को कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटोस्टेट्स जो है अब आपका प्राइमरी फील्ड नहीं रह गई है, इस फील्ड में आप नहीं खेल रहे हैं, तो टफ नहीं है ये आपके लिए। बस आप उस चीज को पढ़िए, समझिए, गाइडेंस लीजिए अगर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो। बाकी आप वो पार्ट तो कवर कर ही लेंगे। तो
एक तो ये चीज पे कमेंट कर पाना कि कितना पढ़ना चाहिए दिन में, ये तो देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन हाँ 45 डेज का आप अपने पास में रोड मैप लेके चलिए कि क्या रोड मैप होना चाहिए, मेरे को कितने पोर्शन कवर करना है। 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए, सिर्फ उस पे भागिए कि मैं कितना मैक्सिमम कवर कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि रीजनिंग एंड एप्टी वाला पार्ट है, उसके लिए भी आपको मतलब उस लेवल पे नहीं जाना है कि मुझे कैट लेवल के क्वेश्चन कर देने हैं, सोल्व कर देने हैं। आपको उस लेवल पे जाना है कि जहाँ पे मैं जो है टॉप कैंडिडेट्स के अंदर इंक्लूड हो पाऊँ। क्योंकि आई थिंक शायद 356 वैकेंसीज है सर, अगर हाँ मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट 356 वैकेंसीज है, तो नियर अबाउट कट ऑफ जो है लास्ट ईयर का एनालिसिस करें तो शायद 92 या 93 थी, 120 आउट ऑफ 120 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट एससी एसटी एंड ओबीसी। तो और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, सबसे अच्छी बात। तो इसमें आपको ये देखना है कि रीजनिंग एंड एप्टी के क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको सिर्फ ऑप्शन देख के हेल्प मिल जाएगी। ऑप्शन देख के भी आप जो है इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं कि हाँ, तो वो चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को किस में, वही इसमें मेन जो बात आ जाती है वो यही आ जाती है कि किस टॉपिक के ऊपर मेरे को स्मार्ट वर्क करना है और किस टॉपिक में मेरे को हार्ड वर्क करना है। तो ये पार्ट हो गया। मैथ्स आपकी कवर हो ही रही है। इंग्लिश, क्योंकि आप गेट की प्रिपरेशन में भी इंक्लूड करते हैं इंग्लिश को, तो वो एक अच्छी एडवांटेज है। दूसरी चीज ये है कि करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए करंट अफेयर्स के अंदर कोई सिलेबस लिमिटेड नहीं होता है। ये आपको भी पता है, बच्चे भी अच्छे से जानते हैं कि करंट अफेयर या जीके जो है वास्ट सिलेबस है, आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। तो उस पे फोकस, मतलब उन चीजों पे वो करने की बजाय मैं ये जो है बोलूंगा कि न्यूज़पेपर अगर आप डेली रीड करते हैं तो वो कर सकते हैं आप, एक अच्छा वो है। उसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करिए कि कौन सी फील्ड से क्वेश्चन ज्यादा करे गए हैं। और अगर देखिए इसमें क्या है कि गाइडेंस हेल्प करती है। मेरे पास नहीं थी उस इसी टाइम के पे, लिए लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे रोजाना यूट्यूब चैनल पे हम एक मॉर्निंग में एक डेडिकेटेड सेशन रखते हैं करंट अफेयर्स। बच्चा क्या होता है न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें बोर हो रहा है, चीजें ढूंढ रहा है, तो एक्सपर्ट फैकल्टी होते हैं, उनको पता है कि करंट अफेयर्स में से कहाँ कहाँ से चीजें। तो केवल इसी एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी किसी भी साल भर में कोई भी एग्जाम आता रहे, अगर आप वो सेशन रोजाना उसके टच में रहोगे तो करंट अफेयर्स अपने आप से बना रहेगा। जैसा बिल्कुल एकदम सही आपने बोला सर, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी डेली मोटिवेशन नहीं आती है कि यार इसको रोज कौन, मतलब इतना जो है उस हिसाब से कौन पढ़े। क्योंकि इन जनरल हम लोगों की आदत होती है, अपने अपने इंटरेस्ट की भी बात है, जैसे लड़कों की आदत होती है कि वो स्पोर्ट्स पेज पे जल्दी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो मोटिवेशन नहीं रहती है, कंसिस्टेंटली जो है वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वही है कि एक्सपर्ट गाइडेंस लें, क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड में आप लैग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपर्ट के पास जाइए, गाइडेंस लीजिए। इन द एंड हमारा सबका मोटिव यही है कि बच्चों का एग्जाम निकलना चाहिए और वो उस प्ले फील्ड पे होने चाहिए जो जहाँ पे उनके पेरेंट्स से बच्चे कुछ चाह रहे हैं। तो यही है सर, मतलब गाइडेंस जीके, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है, तो उस चीज में आपको जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूँ सर, इंजीनियर्स इस फील्ड में बहुत ज्यादा लैग करते हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब मैथ्स और उसके अंदर साइंस के अंदर हमारी प्लेइंग फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन इन चीजों में जो है मतलब करंट अवेयरनेस कितनी है आपको, या जीके की आपका कितना नॉलेज है, तो इन चीजों में हम लैग करते हैं अगर हम दूसरी स्ट्रीम्स की उनसे। तो यहाँ पे अगर आपको गाइडेंस लेनी पड़े तो बिल्कुल शर्माइए मत, आप बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। और मैं मतलब जैसा सर बोल ही रहे हैं कि गाइडेंस के लिए सेशन अवेलेबल है, तो बिल्कुल देखिए। मेरी यही और वो सर है। एक क्वेश्चन और है, जैसे 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस वहां पर मिलने वाले हैं और जो कट ऑफ भी है वो भी 90 प्लस पहुंच रहा है, तो मैं एज ए पर्सन मुझे डर लगना चाहिए क्या कि इतना टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा? क्योंकि आपने तो एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आपको पता है कि एग्जाम में रियल टाइम में वहां पर क्या प्रेशर्स और क्या कैसे रहते, कितना रहा था, कितना टाइम मैनेज हुआ था, तो मुझे डरना चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा आराम से? देखिए अभी इस चीज का मतलब आपने इतना मतलब ब्यूटीफुली फ्रेम किया ये क्वेश्चन। 120 मिनट्स के अंदर 120 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप ये समझ ले जाइए कि 120 मिनट्स के अंदर 120 क्वेश्चन अगर कोई एग्जामिनर सेट कर रहा है तो उसको भी पता है कि ऑन एन एवरेज 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए किसी एवरेज स्टूडेंट को। पेपर हमेशा एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से सेट किए जाते हैं कि उसको किस हिसाब से वो अप्रोच क्या रहेगी उसकी। तो जैसा आपने बोला सर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल काम एंड कंपोज रह के, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से टेक्निकल पोर्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अदर ब्रांचेस हो, चाहे सीएस हो, आईटी हो, तो इन सब एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन वो बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट के अंदर अगर एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। मोस्ट प्रोबेबली 95% ऑफ द क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और
उसमें दूसरी अच्छी बात, जैसा आपने बोला, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इंटेलिजेंट गेस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल डरने का तो कोई मतलब वो नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल चलिए और अपने ऊपर फेथ रखिए कि हाँ मतलब मैं कर पाऊंगा अचीव। तो वो एक बहुत बड़ा वो है फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और वो अपने रिप्लाई भी मांग रहे हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। एक बार मेरे जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, उन जनरल क्वेश्चंस का रिप्लाई भी मैं करूंगा। अगर किसी को इस एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड मुझे नजर आ रहा है, दैट इज पैरेलल गेट के साथ कैसे करें। तो सर ने भी अपना जर्नी बताया कि उन्होंने भी गेट की एग्जामिनेशन की और गेट के अलावा जो नॉन गेट, इसरो, गेट और बार के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन जब लास्ट में जब एक महीना रह गया तो उन्होंने थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ एग्जाम को प्रिपेयर किया। अब यहाँ पर जो जो उसके बजाय अब यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेज जो बन के आ रही है वो आ रही है कि गेट का एग्जाम भी फेब में और ये एग्जाम भी फेब में होने के पूरी तरह से पूरे चांसेस हैं। तो भाई वहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपका गेट का प्रिपरेशन अभी किस लेवल पर है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ एटीसी के लिए, क्योंकि अलग से आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैथ्स का तो ज्यादातर पार्ट जो है मैथमेटिक्स में भी आप कर ले रहे हैं, कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने हैं। इंग्लिश वाला पार्ट भी आपका हो जा रहा है, वहां पे एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी हो जा रहा है ना। तो एक तो जनरल जीके वाला पार्ट और फिजिक्स वाला जो पार्ट है, फिजिक्स में भी आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग लाइक आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आधी फिजिक्स हो जा रही होगी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे तो आधी फिजिक्स कवर हो जा रही होगी। तो वो थोड़ा सा आपको डिसाइड करना है। सर के टाइम पर क्या था, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम था तो उनको पता था कि हाँ दिसंबर तक मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो प्रिपेयर है मेरा और मैं आराम से इसको दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद भी 1 महीने का 1.25 महीने का टाइम मिलने वाला है गेट के एग्जाम के लिए। तो थोड़ी सी अभी कंडीशंस उस फेवर में नहीं है, तो आपको उन दोनों में से डिसाइड करना होगा कि हाँ कहाँ जाना है। गेट का एग्जाम का आपका इस लेवल पर है कि हाँ अब थोड़ा सा और जोर लगा दिया जाए तो फिर गेट में ही लगे रहो। और अगर लगता है कि आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो कि वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ पाएगा तो फिर ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इस बेहतर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लो, क्योंकि इसके लिए भी टाइम एनफ है अभी, है ना। बाकी और जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का भी मैं रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रेज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, ट्रेनिंग जो होती है वो कैसी होती है, मतलब उसके लिए पहले से मैं प्रिपेयर रहूं कि क्या करना होगा वहां पर जाकर के। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में भी रेज हो रहे होंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई करूं सर से पूछ के, उसके बजाय सर यहाँ पर हैं तो वो रिप्लाई करें बेटर तरीके से। बट मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सर से पूछूंगा। देखो जैसे मुझे एटीसी आता है तो मुझे तो ये लगता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। भाई फ्लाइट्स आएंगी, किधर से घुमा के किसको किस रनवे पे उतारना है, किस रनवे से कौन सी फ्लाइट को उड़ाना है, कौन से गेट पर। आप लोग अगर फ्लाइट्स में आपने ट्रेवल किया होगा तो आपकी जब फ्लाइट बुक होती है तो पैसेंजर्स को गेट कौन से गेट पर जाकर के कौन से गेट से मतलब उस फ्लाइट को जाना होगा, वो सब कुछ होता होगा मुझे जो लगता है। और वो सब भी किसके अकॉर्डिंग होता होगा, कई बार वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं। तो आप लोग को पता होगा अभी थोड़े दिन पहले ही आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एग्जाम्स लिए थे आईएमडी में। तो आईएमडी वाले जो पर्सन्स हैं वो वेदर की कंडीशंस क्या हैं उन कंडीशंस के हिसाब से अपना फीड देते हैं, एयर प्रेशर, बारिश का, वो सब। और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कब कौन सी फ्लाइट को लैंड करवाना है और कितना अभी उसको चक्कर घुमाना है। अगर ज्यादा बारिश की कंडीशन है, लाइक हमने मूवीज में भी देखा है, तो फिर इस एयरपोर्ट के बजाय दूसरे एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करना है। मतलब सारा सब कुछ जो डिपेंडेंट होता होगा वो एटीसी के हाथ में होता होगा कि कौन सी फ्लाइट को कहां से कैसे टेक ऑफ करना है, कैसे लैंड होना है, जो मुझे लगता है। बाकी सर हमारे सामने है ही, तो उनसे पूछ लेते हैं। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस अभी सबसे पहले निकल के आ रहे हैं कि जो ट्रेनिंग होती होगी वो कितने टाइम की होती है, क्या होता है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं। तो सर इसका रिप्लाई एक बार करेंगे। सर व्हाट इज देयर इन ट्रेनिंग, तो एक्चुअली क्या है, ट्रेनिंग भी जो है हम लोगों की सबसे पहले जैसे मैंने बताया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मेरी ट्रेनिंग हुई थी आईजीआई दिल्ली में। उसके बाद जो है ट्रेनिंग के 3 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया। एक जो है प्रयागराज यूपी, और उसके बाद जो है एक हैदराबाद एचटीसी करके है उसका ट्रेनिंग सेंटर का नाम। और 3rd नंबर पे है ये नागपुर के पास में महाराष्ट्र में एक छोटा विलेज टाइप का एरिया बोल दीजिए, या वहाँ पे एयरफील्ड तो है, एयर स्ट्रिप है, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह रहती है। वो गोंदिया है, नियटम करके जो है हम उसका शॉर्टकट बोलते हैं, वो पूरे ट्रेनिंग सेंटर का नाम है। तो ये जो है ट्रेनिंग सेंटर है हमारे, जहाँ पे हमारी
7-8 मंथ्स की अभी ट्रेनिंग हो गई है। मेरे टाइम में 5 मंथ्स की थी। अभी थोड़ा एक्सटेंडेड ट्रेनिंग जो है दी जाती है, तो वो थोड़ी ट्रेनिंग जो है ड्यूरेशन एक्सटेंड हो गई है। तो ट्रेनिंग के अंदर मजा आएगा। मतलब बेसिकली क्या रहता है कि मुझे एक्चुअली मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली और इकलौती जॉब है, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि एक वो टाइम होता है कि आपके पास सैलरी भी आ रही है, आपको नो डाउट आपको एग्जाम तो देने रहेंगे, तो एग्जाम देने रहेंगे, लेकिन हाँ मतलब वो एक जैसे जिस लेवल पे एंजॉय अभी आप भी पूरा प्रिपरेशन कर कर रहे सकते हैं हो। गेट लेवल की, उसके मुकाबले मतलब काफी लाइट रहने वाला है। अभी एक आप लाख बच्चों के बीच में भिड़ के 356 वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले जो है बहुत चिल वाला वो रहेगा एनवायरनमेंट। तो आपको जो है वीक का टाइम मिलेगा आराम से एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। और एज एन इंजीनियर हम लोग तो नाइट फाइट करने के लिए जो है फेमस ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो एडवांटेज रहेगी ट्रेनिंग के अंदर। आपके जैसे बच्चे रहेंगे, चैलेंजेस भी रहेंगे, चीजें समझ में नहीं आएगी तो ऐसा भी लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया। तो लेकिन उसका भी मजा है, क्योंकि इन द एंड हर कोई कर लेता है। मतलब जिसके पास भी नॉर्मल वो है, एग्जाम निकाल के आया, तो वो इजीली कर लेगा। कोई ट्रेनिंग के अंदर रुकता नहीं है, एग्जाम होते हैं, सब पास करके जाते हैं, सबको मजा आता है। और अभी जैसे मेरी ट्रेनिंग को जो है 5-6 साल हो गए हैं, तो अभी भी जो मेरे बैचमेट्स थे हम सब लोग जो है उस चीज को वो करते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको, और सबसे अच्छी चीज इसकी, क्योंकि मुझे सर दूसरी जॉब्स का आइडिया नहीं है, मैं एटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बहुत बड़ी एडवांटेज ये है एटीसी की जॉब के अंदर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, बेसिक नॉलेज जो भी आपको चाहिए आपके जॉब के लिए, वो मतलब इस ट्रेनिंग के अंदर इम्पार्ट किया जाता है। और मतलब जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड थे जो दूसरे मतलब प्रोफेशंस छोड़ छोड़ के जिन्होंने एटीसी ज्वाइन किया था, जो ऑलरेडी वर्किंग थे, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मतलब हम उन लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई थी उसका और रियल जॉब का मतलब लिंक बहुत बहुत ही कम था या था ही नहीं। तो ये चीज एक बहुत अच्छी चीज है कि एडवांटेज मतलब जो है, मतलब इतनी अच्छी एडवांटेज मिल रही है कि आपको जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा रही है, आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसका आपको डायरेक्टली आप देखेंगे कि बेस वही है आपके पूरे के पूरे आपका जो एटीसी का करियर अगर आप बनाते हैं एटीसी में, तो आपको पूरे एटीसी के करियर का जो बेस रहेगा वो आपकी ट्रेनिंग रहेगी। तो आपको हर तरह से एंजॉय करने वाले हैं वो चीज आप। और सर ट्रेनिंग के बाद जैसे ये हो गया कि 6-7 महीने का अभी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन चल रहा है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स तो ये रहे, उसके बाद आपका वहां पर परफॉर्मेंस के हिसाब से आई थिंक चॉइस मांगी जाती होगी कौन सा सेंटर पर यस सर, आपको अभी करना है। अभी हमारे टाइम में तो चॉइस नहीं मांगी गई थी। जैसे मैं अभी सूरत गुजरात में पोस्टिंग है मेरी, लेकिन उस टाइम पे जो है चॉइसेस मांगी गई थी। मतलब करेक्शन, अभी जो है चॉइसेस मांगी जा रही है, वो डिपेंडिंग ऑन जो आपने बात बोली कि परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है आपको जो है मतलब दे दिया जाता है पोस्टिंग। और लेकिन हाँ ये भी है कि पोस्टिंग अच्छा, इसमें ये जो है ये एक बहुत अच्छी चीज बोली। पोस्टिंग इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि सर पोस्टिंग ऐसी जगहों पे होगी जहाँ पे एयरपोर्ट होंगे। तो ये बिल्कुल सही एक बात है। गवर्नमेंट मैं जॉब के ये अंदर हाँ, इतनी ये बड़ी चीज तो मतलब मैं अच्छी क्लास चीज। के सेशन के बीच में भी बोलता हूँ कि ये एक ऐसी पीएसयू है जहां पर आपको वो रिमोट वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि किसी रिमोट जगह के पे पटक दिया जाएगा जहाँ पे मार्केट भी नहीं है, और फिर हफ्ते 2 हफ्ते में आप निकल के जा रहे हो वो ऑफिस वाली बस में बैठ के कि मार्केट से कुछ खरीद के लेके आना है संडे को। वो नहीं है, आप अच्छी सिटी में रहोगे जहाँ अब भाई एयरपोर्ट जो होगा तो किसी गंदी सी सिटी में तो होगा नहीं, अच्छी अच्छी सिटीज में ही होगा। तो वो एक एडवांटेज बहुत अच्छा है यहाँ पर इस पीएसयू में। हाँ सर, मतलब यही है कि एक रिमोट लोकेशन नहीं होगी और आपको मतलब हर फैसिलिटी जो है बहुत इजीली अवेलेबल एट हैंड जो बोलते हैं वो हो जाएगा। मतलब आप वॉकिंग डिस्टेंस पे या मतलब ऐसे डिस्टेंस पे होगा कि हाँ मतलब इजीली मैनेज कर सकते हैं आप। अगर मतलब घर से भी बहुत दूर हैं तो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं सर नॉर्थ इंडियन हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं, लेकिन मेरे को ये गुजरात का एकदम साउथर्न पार्ट पे हूँ मैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब मेरे लिए बहुत एक अलग वो हो गई है। एक तो गुजरात है तो वो चलिए वैसे भी वो है, पर दूसरी चीज ये भी है क्योंकि सिटी ऐसी है कि वो नो डाउट, क्योंकि जहाँ पे भी एयरपोर्ट है तो वो सिटी ऐसी होती है कि जिसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं पूरी सिटी को। तो वो एक अच्छा पार्ट है, मतलब वन ऑफ द मतलब बोल सकते हैं कि एक अच्छी एडवांटेज है बीइंग एन ईटीसी। अच्छा, तो एक तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एज ए ट्रेनी आपने ज्वाइन किया, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या डेजिग्नेशन मिलता है, फिर आगे प्रमोशन वगैरह का क्या रहता है, कितने टाइम के बाद कैसे रहता है? हाँ सर, अभी क्या है ट्रेनिंग जो है एज ए जब आप ज्वाइन करते हैं, मतलब न्यू रिक्रूट होते हैं, तब आपकी जो है ज्वाइनिंग जो है जेई लेवल पे होती है। जेई मींस जूनियर एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, इस तरह से करते करते जो है इन द एंड मतलब मेंबर तो चलिए हायर पोस्ट हो गई है। तो ये एक जो है हायरार्की रहती है।
तो मैंने हम्म, जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था 2016 बैच, जुलाई 2016 जैसा मैंने बताया। उसके हम्म, बाद जो है अगस्त 2020, मतलब 4 इयर्स के करीब उसमें, 4 साल। हम्म, हाँ मतलब जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 इयर्स, तो मैंने जो हम्म, है मेरा JE टू AM लेवल का प्रमोशन हो गया है। हम्म, तो क्रॉस फिंगर मतलब सर वही है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला प्रमोशन भी इतनी जल्दी आ जाएगा। इन जनरल हम्म। जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर इतना जल्दी प्रमोशन नहीं हाँ, मिलता है। मतलब 4 साल का मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतने हाँ कम ड्यूरेशन में। क्योंकि ज्यादातर जगह पे होता है 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद होता है। उसके बाद कई बार इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, फिर इंटरव्यूज में भी नहीं हो पाता तो फिर 6 महीने बाद वापस चांस मिलता है, तो इस तरह से डिले होता जाता है। तो चलिए, आप लोग भी, जो लोग अभी फ्यूचर ATC में ज्वाइन करने वाले हैं, अभी JEE ज्वाइन करने वाले हैं, सब लोग ने समझ ही लिया होगा। और आप लोग के लिए भी मेरी विशेष ये रहेंगी कि आप भी 4 साल के अंदर अपना अगले लेवल पर पहुंच जाएं, जैसे सर पहुंचे। अच्छा, उसके बाद दूसरी एक जो रहती है वो ये रहती है कि आपको वहां पर क्या एक्स्ट्रा स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह जो हैं वो कैसी मिलती हैं वहां पर। लाइक एयरपोर्ट आप जाते हैं तो एयरपोर्ट में ही क्वार्टर्स वगैरह होते हैं क्या, या आसपास में क्वार्टर्स होते हैं, या फिर आप बाहर से खुद से अगर रह रहे हैं फ्लैट वगैरह लेकर के तो HRA वगैरह होते हैं, मतलब क्या एक्स्ट्रा स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ये सब सर, रहती हैं, कैसी किस तरह से रहता है। तो सर जैसा आपने बोला कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, तो सर बिल्कुल HR मतलब इन जनरल जो है काफी एयरपोर्ट्स पे स्टाफ क्वार्टर हैं, जहाँ पे मतलब स्टाफ कॉलोनी बनी हुई है। तो स्टाफ वहाँ पे स्टाफ पूरा AI का स्टाफ ही रहता है। प्लस उसमें जैसे आपको हेल्प करने के लिए, जैसे लोकल हाउस हेल्प के लिए तो है वो भी मिल जाता है। मार्केट भी है पास में। मैं जैसे तो मतलब बहुत एक तरह से मतलब ये कह लीजिए कि एकदम अपने तरह के लोगों का एक वो बहुत इजीली आप जो है एक्सेस करने वाला मार्केट या चीजें जो है आपको इजीली मिल जाती हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। और कई सिटीज में जैसे सूरत के अंदर जो है स्टाफ क्वार्टर अभी नहीं है अवेलेबल हमें, तो हम्म, हम लोगों को HRA मिलता है हमारी सैलरी के साथ में। तो हम्म, ठीक है, हम अभी जो है हम लोग जो है मतलब विद इन 4 to 5 किलोमीटर की रेडियस में जो है एयरपोर्ट के पूरा तो नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80% जो AI का स्टाफ है वो विद इन 5 to 6 किलोमीटर की रेडियस में जो है हमारे एयरपोर्ट के पास में रह रहा है। तो हाँ हम्म, मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हैं आप चीजें। और तो ये एक मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हम्म, मतलब एक तो चलिए एयरपोर्ट है तो रोड का तो होगा ही, रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत हम्म, स्मूथ रहने वाला है आपका। तो हम्म, मतलब एक दूसरे के पास जाना मिलना तो वो बहुत तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है उस चीज से कि हम्म। हाँ मतलब अच्छा, आप। एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि वर्क आवर्स कितने रहते हैं और नाइट में भी काम होता है कि, मतलब शिफ्ट वाला रहता है हाँ या सर फिर एक फिक्स शिफ्ट रहता है। ये सर ये बहुत वो पूछा है। तो एक्चुअली हम्म, क्या है कि इन जनरल मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सभी का, इन हम्म, जनरल जो है आपके जो वर्किंग आवर्स रहेंगे वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। मतलब शिफ्ट टाइमिंग्स रहेगी। हम्म, लेट्स सपोज अगर आप बड़े स्टेशन पे जाते हैं, बड़ा स्टेशन का मतलब होता है मेजर एयरपोर्ट, जो कि इंडिया के अंदर जो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हम्म, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये जो है ये मेजर एयरपोर्ट्स के अंदर आते हैं। तो हम्म, मेजर एयरपोर्ट्स पे अगर आप जाते हैं, जयपुर हो गया, तो ये हम्म, इन एयरपोर्ट्स पे क्या होता है आपको जो है अभी जो करंट सिनेरियो है, अगर आप शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, इन जनरल आप शिफ्ट ड्यूटी ही करेंगे, न्यूली रिक्रूटेड लोग जो है शिफ्ट ड्यूटी ही करते हैं। तो हम्म, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 24 आवर्स करना है, जो हम्म। इन ए स्पैन ऑफ 5 डेज, जिसके अंदर जो अच्छा। है 4 आवर्स जो है आप नाइट के अंदर रिलैक्स कर सकते हैं। तो मतलब एक अगर तरह से नाइट वाला 5। शिफ्ट होता है तो उस हाँ केस जी में सर। रिलैक्स टाइम रहता है। तो हम्म, रिलैक्स टाइम रहता है क्योंकि नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू परफॉर्म 12 आवर्स स्ट्रेट ड्यूटी। हम्म, अगर नाइट ड्यूटी अगर आपकी लगी है तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप 12 घंटे लगातार, आपको 4 घंटे का ब्रेक एक मिलेगा, 1.5 घंटे का ब्रेक एक मिलेगा। और ये भी हम्म, 12 घंटे की ड्यूटी नहीं, 11 घंटे की ड्यूटी के अंदर 5.5 घंटे तो आपको ब्रेक मिल रहा है। तो साढ़े हम्म, पाँच घंटे भी करके आप जो है पूरी नाइट ड्यूटी जो है आपकी काउंट की जाती है। और दूसरी हम्म। अच्छी बात इस जॉब की ये है कि जैसे ही आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, आपकी ड्यूटी खत्म हुई, आप ऑफिस से निकले, अपना हेडसेट उतारा आपने, उसके बाद आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई मतलब प्रेशर नहीं है, कुछ भी फिर वो तो नहीं है। मेरे जैसा बंदा चाहेगा कि रोजाना नाइट ड्यूटी मिले, दिन भर अपना एंजॉय करें, रात में क्योंकि 5.5 घंटे काम करना है टोटल, उसमें भी सोना वोना हो जाएगा थोड़ा बहुत, और सुबह आके थोड़ा सोया 3-4 घंटे, उसके बाद दिन अपना ही है पूरा। हाँ तो सर ये जो है नाइट और ड्यूटी मैं, हम। मेरे जैसा ही नहीं, मुझे लगता है कि हर इंजीनियरिंग का जो बंदा होता है वो तो वैसे ही 12-1-2 बजे रोजाना रात में हाँ सोता सर, है, वो तो दो इसीलिए बजे से जो है पहले। यंग लोग जो है, यंग लोगों की प्रेफरेंस यही रहती है कि नाइट ड्यूटी परफॉर्म करे। जो थोड़ी ज्यादा एज के लोग बोलेंगे तो वो लोग हम्म, जो है नाइट ड्यूटी करने से बचते हैं ड्यू हेल्थ इश्यूज या किसी भी रीजन से। और जो हम्म, यंग लोग हैं हमारे जैसे, उन लोगों की यही प्रेफरेंस रहती है कि हम लोग जो है नाइट ड्यूटी परफॉर्म करें। तो हम्म, मतलब यही है कि हाँ सर, उसके बाद नाइट ड्यूटी नाइट ऑफ भी मिल जाता है।
तो उस दिन अगर आपको आप नाइट ड्यूटी करके आए हैं तो अगला दिन आपको पूरा सोने को मिलेगा और उसके बाद फिर क्लियर ऑफ मिलता है। तो वो एक तरह से ये है कि क्योंकि नाइट ड्यूटी के अंदर आपका शिफ्ट ड्यूटी क्या क्योंकि रूटीन आपका बिगड़ा है, क्योंकि आपने नाइट में ड्यूटी परफॉर्म किया है, तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन दिया जाएगा उस ड्यूटी को मैनेज करने के लिए, अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल आप फिर से अटेन कर पाएँ। तो अच्छा ये अच्छा मतलब हम्म इतनी अच्छी चीज़ है कि मतलब हाँ, मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये किसी भी जॉब का पार्ट है। हम्म एटलीस्ट मेरे को लगता है इंडिया में तो नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन रेज होकर के आ रहा है, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हो तो ऐसा फील होता है कि कोई यूनिफॉर्म हो, क्या मैं पुलिस में हूँ तो खाकी वर्दी पहनूं, है ना, उस टाइप का। तो सर इसमें भी यूनिफॉर्म मिलता है क्या? ऐसा एक क्वेश्चन है। जैसे मैं भी ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ अड्डा 24/7 की, मुझे भी प्राउड फील होता है। हाँ तो सर, वहां पर भी ऐसा कुछ यूनिफॉर्म वाला होता है क्या? बिल्कुल यूनिफ़ॉर्म है सर, और मेरे को लगता है यूनिफ़ॉर्म अभी उस टाइम पे उस एज में जिस तरह का मेरे को लगता है क्वेश्चन आया है, तो उस एज में ऐसा लगता है कि यार मेरा नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूनिफ़ॉर्म पहन के आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आते थे, तो मुझे लगता था नहीं यार, यूनिफ़ॉर्म इतनी इम्पोर्टेंट होनी नहीं चाहिए। लेकिन हम्म विद टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि एक यूनिफ़ॉर्म से जो है आप प्रोफेशनल लगते हैं, और आपको जो है मतलब यूनिफ़ॉर्म इसमें भी है, और हम्म मतलब थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि हम्म यूनिफ़ॉर्म होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको खुद को एक अच्छी फ़ील आती है अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए कि हाँ, मतलब हम्म मेरी यूनिफ़ॉर्म मेरे को सेपरेट करती है। जैसे मैं भी कई बार एयरपोर्ट्स में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ एआई के प्रोफेशनल्स जो है अलग से व्हाइट कलर का जनरल होता है ना, नहीं सर, यूनिफॉर्म में अभी जो। एक्चुअली ये व्हाइट कलर की यूनिफ़ॉर्म थी, अभी चेंज हो गई है रिसेंट में। अच्छा अच्छा। अभी जो है ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की फेडेड जो है शर्ट है, और ब्लू कलर की जो है ट्राउज़र्स रहते हैं। हम्म तो ये तो ये क्वेश्चंस रहे, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जनरल क्वेश्चंस, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा, सब लोग लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। एक क्वेश्चन जो है जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देने वाला होता है, जो क्वेश्चन होता है सभी के माइंड में रहता है कि सर सैलरी क्या रहने वाली है। तो सर हाँ का सर। सैलरी तो अभी हाल फिलहाल क्या है वो तो नहीं पूछना चाहिए, किसी की भी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, भाई को भी अपने भाई की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। बट हाँ, जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन है सर 12 lakhs पर एनम का सीटीसी रहने वाला है, मतलब अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 1 लाख पर मंथ, बट ये ओवरऑल सीटीसी है, सारी फैसिलिटीज वगैरह को काउंट करके। तो इन हैंड जो है वो करीब जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही होगी तो कितना आपके टाइम पे हो सकता है, उस टाइम पर जो पे जो था 7 पे स्केल या 8 पे स्केल जो है वो नहीं आया होगा, उस टाइम पे लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पर जो भी रहा उसके हिसाब से कैलकुलेशन से थोड़ा बहुत अंदाजा आप बता सकें कि अभी इन हैंड जब ट्रेनिंग में जाएंगे, जब सबसे पहले पहले महीने, तो कितना सैलरी करीब करीब हाथ में आ जाएगा। सर देखिए, अभी जैसे मतलब नो डाउट मोटिवेशन तो है, ये बात तो माननी रहेगी कि मोटिवेशन तो वही पैसा, इन द एंड हम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पैसा कितना आएगा, सीधी सीधी बात बताओ। तो हम्म, अच्छी चीज ये है सर कि ट्रेनिंग के टाइम पे मतलब अभी सीटीसी अगर 1 लाख है, तो नियर हम्म, अबाउट जो है जो कैंडिडेट रहेगा उसको नियर अबाउट जो है 60-65 के बीच में जो है उसका इन हैंड अमाउंट आएगा। अब इसमें हम्म, क्या है कि 35,000 वो ये ना सोचे कि डिडक्ट हो रहा है, हम्म, 35,000 के अंदर से भी मेजर पोर्शन जो है उसका सेविंग में ही जा रहा है, जो उसके हाँ लाइफ के पीएफ अंदर वो वगैरह में। कभी। हाँ यस सर, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इन हैंड नहीं आया तो मतलब वो नहीं है। तो मैं हम्म, मतलब ये एक्चुअली मेरे टाइम में भी, उस टाइम पे मुझे भी लगता था यार इन हैंड नहीं आया तो वो क्या है। तो हम्म, जो है वो धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वो इन हैंड नहीं आया तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि इन हैंड आया तो उड़ा दूंगा, वो बढ़िया है, वो सेव हो रहा है पैसा। तो वो जो मतलब है 65,000 उड़ाने के लिए और 35,000 आगे फ्यूचर हाँ, के लिए। हम्म, सेविंग के लिए ये मान लीजिए सर। हम्म। तो और भी क्वेश्चंस आप लोग के माइंड में हो, एक बार मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, सर से पूछ लेते हैं, सर ने अपना कीमती समय दिया है। अ, अच्छा, एक जो क्वेश्चन है वो ये निकल करके आया है कि मॉक कब से देना चाहिए, और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक वगैरह लगाना स्टार्ट करना चाहिए, या शुरुआत से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसके लिए आपने बुक एंड रिसोर्सेज क्या फॉलो किए, एक बार सर का सजेशन लेते हैं, सर का क्या व्यूज हैं इसमें, हालांकि उनको काफी टाइम हो चुका है तो उस टाइम पर क्या उनके सामने कंडीशन थी, फिर मैं भी अपनी तरफ से कुछ एड अप करूंगा इस चीज में। तो सर देखिए, गौरव सर। इसमें ये है सर कि कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ये एक मिथ है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो भी प्रिपरेशन कर रहा रहता है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन नहीं कर रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैंडिडेट का कभी भी सिलेबस कंप्लीट होता है। तो कि मैं प्रिपरेशन मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट करके मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ये मत करिए। आप हम्म मॉक टेस्ट देते रहिए। हर दूसरे या तीसरे दिन आपने 2-3 दिन के अंदर जो भी पढ़ा, एक तो ये चीज है कि टारगेट लेके चलना है कि मुझे इन 3 दिनों के अंदर क्या चीजें कवर करनी है अच्छे से,
और इसके अंदर मुझे कितना टाइम देना है वो आप पहले ही रोड मैप बनाइए, जैसे मैंने बताया। उसके बाद वो रोड मैप आपका तैयार हो गया तो उस 3 दिन के लिए आप उस रोड मैप पे स्टिक करिए कि अगले 3 दिन में मुझे ये करना है। इसके अंदर 2 दिन आपकी डेडिकेशन के साथ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो हो गई, और 1 दिन जो है उसके अंदर से आधा दिन आप पढ़ रहे हैं और आधे दिन के अंदर आपने मॉक टेस्ट दिया और उसका एनालिसिस किया कि मैं जो पढ़ा हूँ उसको मैं कितना अप्लाई कर पा रहा हूँ। वो इतना जरूरी है कि आप ये सोचेंगे कि हाँ मैं लास्ट मोमेंट तक लेके जाऊंगा और फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा। जैसा मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी बच्चे जो है गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपने गेट के पेपर में भी ये रियलाइज किया होगा कि आप एंड तक जो है वो मॉक टेस्ट का वेट नहीं कर सकते। आपको जो है जितने भी मतलब एजुकेटर्स हैं, सर हो गए या दूसरे एजुकेटर होंगे, वो यही बोलते होंगे कि आप मॉक टेस्ट जो है जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म हो रहा है आप मॉक टेस्ट दीजिए। उस सब्जेक्ट के टेस्ट जितने आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिए। और इनफैक्ट आपको सब्जेक्ट अगर आप कवर कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप टेस्ट देते रहते हैं। तो सेम अप्रोच यहाँ पे भी चलनी चाहिए कि जो मेरा पोर्शन कवर हो रहा है, जहाँ पे मैंने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क तो चलिए आप कर ही रहे हैं, जो पोर्शन कवर हो रहा है उसको मैं कितना कंसेप्चुअली मैं कितना अप्लाई कर पा रहा हूँ अपने आप को क्वेश्चन सोल्व करने में, तो वो उसी वक्त टेस्ट करना उतना जरूरी है जितना मॉक टेस्ट बाद में देना जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको बाद में, ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं देने हैं, बाद में भी देने हैं, लेकिन अभी भी देने हैं। तो और इसी के लिए हाँ बिल्कुल सेम सर, सही बिल्कुल सजेशन है आपका और इसी को हम फॉलो करते हैं। आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे जो भी एआई की प्रिपरेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, हम देखो मंडे से लेके फ्राइडे तक कंसेप्ट को सिखाते हैं और फिर सैटरडे को एक पीवाईक्यूज के फॉर्म में समझ लीजिए सारे क्वेश्चन मिक्स्ड में क्वेश्चन लेकर के आते हैं। जैसे मैंने भी आज सेशन लिया था तो मैंने जो टॉपिक हो चुके थे उनके क्वेश्चन तो रखे, लेकिन जो टॉपिक नहीं भी अभी डिस्कशन हुए थे उनके भी क्वेश्चन में लेकर के आया। क्यों? क्योंकि देखो सारी जो चीजें ना सिलेबस में वो सारी ऐसी नहीं है कि आपने बीटेक किया है लेकिन एमटेक या पीएचडी में जाकर के जो आप पढ़ोगे वो पूछी जानी है। जो 11th-12th में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे उन्हीं से रिलेटेड है। तो उनके क्वेश्चन आपके सामने आने से आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ एक्चुअल में उससे मैं कितना आउट ऑफ टच हो चुका हूँ, क्या बिल्कुल ही वो मेरे हाथ से निकल चुका है या थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान आ रही थी। तो चलिए अभी देखो लाइव में तो जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो लाइव में सर बता ही देते हैं, मैं बता देता हूँ, मतलब मेरे सेशंस में जो भी फैकल्टी वो आपको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद वो चीज रिमाइंड हो जाती है। ठीक है। और अगर आप ऐसे ही टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो जरूर से उन टेस्ट का फिर सॉल्यूशन दिखेगा आपको, तो आपको उस सॉल्यूशन को देख करके चीजें रिमाइंड हो जाएंगी, मतलब एक पैरेलल प्रिपरेशन, प्री प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो टॉपिक आप बाद में पढ़ने वाले हैं लेकिन एक प्री प्रिपरेशन हो जाएगी। आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं कि आप किस जीरो लेवल पर पहुंच गए हैं या बिल्कुल नेगेटिव लेवल पर पहुंच गए हैं या 50 70 80 किस लेवल पे है वो पता चल जाता है। तो बिल्कुल मेरी तरफ से भी यही सजेशन रहेगा कि आप टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं उनके साथ उनके टेस्ट तो अटेम्प्ट करें, साथ में मॉक भी अटेम्प्ट करते रहें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने अब एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ लिए तो आउट ऑफ 100% में कितने मार्क्स लेके आ पा रहा हूँ। जब मैंने 3 टॉपिक और पढ़े, जब उसके बाद मॉक दिया तो फिर कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसे जैसे जैसे मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसके बाद मार्क्स में टोटल इंप्रूवमेंट कितना होता जा रहा है। फाइनली 100% तक पहुंचने का ट्राई तो करना ही है हमें। तो निमेश की तरफ से गौरव सर को थैंक्स मिल रहा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। और भी आप लोग के कोई क्वेश्चंस हो तो एक बार बताएंगे। एक क्वेश्चन और था, हाँ, बुक और रिसोर्सेज क्या है। तो बुक और रिसोर्सेज के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सिलेबस बहुत वाइड होता है जब सिलेबस के टॉपिक्स नजर आते हैं, लेकिन वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है एक्सपर्ट्स की। लाइक अगर मैं बोल दूं फिजिक्स पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लो ना, एनसीईआरटी का सिलेबस है पूरा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है इन 45 दिन में आप 11th क्लास की 2 बुक्स और 12th क्लास की 2 बुक्स पूरा पढ़ पाओ फिजिक्स? ऐसे मैथ्स भी पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए बुक्स की बजाय एक्सपर्ट्स की, मतलब आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। अड्डा टीम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर इनिशिएटिव्स लेके आते रहते हैं। एआई के बैचेस भी चल रहे हैं, रोजाना क्लासेस होती है, मैथ्स की भी होती है, फिजिक्स की भी होती है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चल रही हैं, एप्टीट्यूड क्वांट की भी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं। आप उनको अटेंड करिए, उनसे काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। और एक डेडिकेटेड मैनर में आपको क्लास करनी है तो अड्डा 24/7 की ऐप पर भी डेडिकेटेड बैचेज हैं, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेज में, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल जनरल भी कह रहे हैं कि इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम एनसीईआरटी पूरा पढ़ लें। तो एक चीज और यहाँ पर जो सर ने भी बताया कि हमारे टाइम पर तो हमें काफी 9 महीने का टाइम मिला था, लेकिन क्या अब वो टाइम मिलेगा? उसके लिए लास्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले यही सेम वैकेंसी जो आई थी 15 जून को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई तक लास्ट डेट थी। और एग्जाम कब हुआ था भाई? एग्जाम हो गया था 27 जुलाई को, मतलब लास्ट डेट ऑफ अप्लाई के बाद 15 दिन के बाद एग्जाम हो गया था।
1 महीने तक अप्लाई करने का टाइम दिया था, 15 दिन के बाद एग्जाम हो गया था। तो इस बार भी यही चांस है, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी निकल के आई है, इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, जल्दी से जल्दी उनको चाहिए पर्सन्स वर्क करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी एविएशन में जो इंडिया है वो बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी से डेवलप कर रहा है। बहुत सारी जगह पर एयरपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पर पहले एयरपोर्ट्स नहीं थे, जहां एयरपोर्ट्स ऑलरेडी थे वहां पर भी फ्लाइट्स जो हैं उनके काउंट बढ़ रहे हैं, है ना। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं थे उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्रोसेस चल रही है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है ना। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं। तो इस बार का आपको पता ही होगा 9 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था। 22 दिसंबर से, मतलब जो कल का डेट गया है, तब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी। 21 जनवरी लास्ट डेट है। अभी एक दो क्वेश्चन और आ रहे थे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स के कि सर हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो उन्होंने अभी ट्राई किया होगा एकदम से, क्योंकि 22 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है नोटिफिकेशन, मतलब फॉर्म फिल करना। तो शायद थोड़ा सा लोड आ रहा होगा अभी वेबसाइट पे, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप कर पाओगे आराम से। 21 जनवरी तक है। लेकिन कहीं ये मत समझना कि 21 जनवरी को जब फॉर्म फिल कर देंगे हम लास्ट डेट को भागते दौड़ते हुए, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद 15 दिन बचेंगे, फिर चिड़िया चुग चुकी होगी खेत, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना। तो अच्छा, एक ही जगह काम करना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि क्या काम एक ही जगह करना होता है या फिर ट्रांसफर वगैरह भी होते हैं? ट्रांसफर होते हैं सर, ट्रांसफर जो है रहते हैं। इसकी पूरी एक प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी है हमारी, तो वो ट्रांसफर पॉलिसी को फॉलो किया जाता है ट्रांसफर देते टाइम। मतलब जैसे अभी मेरी बात, मतलब मैं तो चलिए अभी एक पोस्टिंग ही है मेरी, सूरत में ही हूँ मैं, लेकिन हाँ मतलब मेरे सीनियर्स जो हैं वो कई स्टेशन पे रह के आए हैं। कोई नॉर्थ ईस्ट जो ब्यूटी है अपनी इंडिया की, वहाँ पे जो है नेचर के बीच में, वहाँ पे भी काम करके आए हैं। इधर कश्मीर लेह लद्दाख है, वहाँ पे भी पोस्टिंग करी है उन्होंने। मुंबई में काम किया उन्होंने, अहमदाबाद में काम किया है, अभी सूरत में है वो। उससे पहले वो साउथ में भी जाके आए हैं। तो मतलब एक तरह से आपको जॉब के साथ में घूमने को भी मिल रहा है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये इतनी अच्छी पॉइंट है कि आपने पूरा इंडिया जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से घूम रहे हैं आप, तो ट्रांसफरेबल जॉब है आपकी। अच्छा, ट्रांसफरेबल में जैसे कोई बंदा ऐसा चाहता होगा कि मुझे नहीं स्विच होना है, तो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि भाई 10 साल बाद तो करना ही करना होगा, या फिर ऐसा वो कुछ नहीं है? 15 ईयर्स है सर। 15 ईयर्स अच्छा। जो है आप एक जगह पे रह सकते हैं। 15 ईयर्स के बाद जो ट्रांसफर पॉलिसी में मेंशन है मैं वो बता रहा हूँ कि 15 ईयर्स के बाद आपको शिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद भी हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं वो चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हटाएंगे ही हटाएंगे। अगर आपके ग्राउंड्स देखे जाएंगे, मतलब कि क्या, मतलब अगर आपके ग्राउंड बहुत सही है, मान लो आपकी कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट ऐसी है या फैमिली मेंबर की ऐसी कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो वो मेरे को लगता है कि शायद सबसे ज्यादा कंसिडर की जाती है, तो गवर्नमेंट जॉब में कंसिडर की जाती है। तो ऐसे केस में आपके साथ में वो नहीं करेंगे। अगर आप नहीं हिलना चाहते हैं तो आपको वहीं रखेंगे फिर। जैसे मेरी अगर पर्सनल चॉइस पूछी जाए तो मैं यंग एज में तो ये चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा जगहों को कवर कर लिया जाए उतना अच्छा है। हाँ, एक बात है कि एक एज के बाद फैमिली के साथ यस। इधर से उधर जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर वहां एक जगह रुकने का सोचा जाएगा। तो स्टार्टिंग में जितना घूमने को मिल जाए उतना अच्छा है, इतना घूमना चाहूंगा। तो बाकी सब लोग का भी आई थिंक यही रहता होगा। तो आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए होंगे। सही है सर, अब आपको सुन के बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। तो देखो निमेश, मोटिवेशन तो मिल गया, अब मोटिवेशन का रिजल्ट भी आना चाहिए। और निमेश, आप का ही जब अगली बार कभी मैं एटीसी का इंटरव्यू लूं, तो आप आकर के यहाँ पर गौरव सर से जो आपने देखा सीखा और नए जो एक्सपीरियंसेस आप ऐड करो, आप आकर के कभी इंटरव्यू दो, मेरी तो यही विशेष होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है, गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है सर? देखिए इसमें क्या है कि एक तो ये माइंडसेट हटा दीजिए, गर्ल्स और बॉयज सब इक्वल हैं, कोई अलग नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। इन जनरल ये क्वेश्चन जरूर आता है कि गर्ल्स को नाइट शिफ्ट परफॉर्म करनी रहेगी और गर्ल्स को जो है ये प्रॉब्लम होती है। देखिए एक तो वो तो चलिए हर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से लेके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर जगह होता है कि सब कुछ गर्ल्स के लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, जैसे गर्ल्स को, जैसे अभी हमारे स्टेशन की बात करें तो गर्ल्स के लिए वहां पे हम लोग विदाउट एनी डाउट, मतलब मेरे को लगता है, वैसे मैं यहाँ पे जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए बट मैं फिर भी बोलूंगा, गुजरात एक बहुत सेफ जगह है। लेकिन यहाँ पे भी जैसे हम लोग हैं, तो जैसे हमारे साथ जो ऑफिस में जो हमारी कलीग है, लड़कियां हैं, तो उनकी अगर प्रेफर नहीं रहती है कि हम नाइट ड्यूटी परफॉर्म करें, तो उनको हम नाइट ड्यूटी वो नहीं करती हैं। तो मतलब अब मैं इस चीज को ये कह रहा हूँ कि प्रिविलेज मत मान के चलिए, लेकिन हाँ मतलब आप
जो है अगर कोऑपरेट करेंगे अपने साथ वाले एम्प्लॉयज के साथ तो इतनी कोई वो नहीं है दिक्कत। और उसके अलावा जैसे दिल्ली या मुंबई या यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एकदम नॉर्मली जो है लड़कियां नाइट ड्यूटी भी परफॉर्म करती हैं। लड़कियों के लिए रेस्ट रूम भी अलग है, लड़कियों के लिए सारी फैसिलिटीज अलग है, उनका सोने का, उनका रेस्ट करने का, हर चीज जो है उनको अलग से प्रोवाइड की गई है। तो उस चीज, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लड़कियों का हॉस्टल अलग है। मतलब हर चीज के लिए उनको जो है सेपरेट मतलब चीजें प्रोवाइड की गई है, कॉमन भी प्रोवाइड की गई है। तो वो जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहां पे आके जो है अपने आप को मतलब एक ऐसी पोजीशन में लेके आ सकती हैं कि हाँ मतलब कंफर्टेबली वो अपना जॉब कर पाए विदाउट गेटिंग मतलब ये सेंस कि हाँ इनसिक्योरिटी या वो वाला सेंस लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन रविंद्र, आपका क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करता हूँ। जो अभी लास्ट एग्जाम होकर चुका है जुलाई में, उसका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 90 की रेंज में था। वो 94 है, 97 है, एग्जैक्ट क्या है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कल परसों ही मैंने देखा था। और जो आप एससी कैटेगरी के लिए पूछ रहे हो वो 80 की रेंज में था, 80-90 के बीच में था। एग्जैक्ट किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया उसके लिए एक स्पेशल सेशन में लेकर के आऊंगा। तो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट पिछले जो एग्जाम्स हुए, पिछले 2-3 जो होकर के चुके हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी के क्या क्या कट ऑफ रहे। ठीक है रविंद्र, आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर होता होगा। तो आप लोग मैं तो ये चाहता हूं कि आज से ही अपनी मोटिवेशन मिला है तो डेडिकेशन भी आना चाहिए। फिर उसके बाद तो गौरव सर ये चाहेंगे कि आप में से कोई अब उनका जूनियर बन के पहुंचे सूरत में, और फिर जाकर के आप बोलो कि सर आपको हमने उस सेशन में देखा था, याद है आपको? तो सर मैं आपके पास आ गया, आप देखो। तो इस तरह से जाकर के मिलो और फिर मेरे पास भी मैसेज आए कि सर ये जो हैं ये आपके स्टूडेंट जो हैं ये अब यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसा मेरे पास भी मैसेज एक आए कभी जल्दी, तो मेरा ये विशेष रहेंगी। तो इस डेडिकेशन के साथ, इस मोटिवेशन और इस डेडिकेशन के साथ आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। इस YouTube चैनल को तो फॉलो कर ही रहे हैं, उसके अलावा अड्डा 24/7 की ऐप पर बिल्कुल फ्री आपको काफी कुछ कंटेंट्स मिलते हैं। उन कंटेंट्स को भी एंजॉय करिए। लाइक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इसके लिए करंट अफेयर्स की जरूरत है, यहाँ पे डेली क्विजेज होती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो अड्डा 24/7 की ऐप इंस्टॉल कर लें और इन सारे बेहतरीन फीचर्स को बिल्कुल फ्रीली एंजॉय करने लगे। ऐप कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लें। उसके अलावा आप एआई के कोर्सेज को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे या ऐप पर जाकर के आप डेडिकेटेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मतलब आपके पूरे एआई का डेडिकेटेड बैच वो करीब 2,200 के आसपास में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप कोड यूज में ले सकते हैं, दैट इज G657। ये आपको कोड नजर आ रहा होगा। इस कोड को अप्लाई, हालांकि कोर्स दिखेगा आपको 9,000 समथिंग का, लेकिन आप इस कोड को यूज में लेंगे तो वो 2,200-2,300 का मिल जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से अपनी पूरे ईयर के बीच में और भी किसी है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो, बट और भी किसी भी एग्जाम, इंजीनियरिंग से हो आप, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप महापैक ले सकते हैं। महापैक में स्पेशली क्योंकि अभी क्रिसमस चल रहा है तो 24, 25 एंड 26 में अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग का महापैक लेते हो तो 12 + 12 मंथ का मतलब डबल वैलिडिटी मिल रही है बिना एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च किए हुए। तो आप महापैक एक्सेस कर सकते हो। सेम कोड G657 से अगर आप बाय करोगे तो आपको 12 + 12 मंथ मतलब 24 महीने में तो एआई की बहुत सारी बार और वैकेंसीज आई जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये भाई नहीं होता है तो अगला हो जाएगा। और ना केवल एआई, और भी जो भी एसएससी, जेई या और भी जो भी सारी वैकेंसी आती हैं स्टेट या सेंटर लेवल की, वो सभी के जो भी सारे बैचेज होंगे उनका एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो सर गौरव सर, हाँ आपके टाइम पे, हमारे टाइम पे तो ऐसी फैसिलिटीज होती नहीं थी। मुझे लगता है कि हम कोई भी कोचिंग करते थे तो उसके लिए बस से आने जाने का ही खर्चा इससे ज्यादा हो जाता होगा, है ना? बहुत था सर, ये प्रॉब्लम तो थी। अभी तो क्या है कि बच्चों को कैप्सूल मिल जाता है। आप जैसे सर एक्सपर्ट गाइडेंस दे रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ वो कैप्सूल लेनी है, आराम से बैठ के घर के कंफर्ट में बैठ के जो है ले सकते हैं। हमारे टाइम में सर खाने की स्ट्रगल अलग थी, अलग लेवल की लाइनों में थी। लगना पड़ता था, लाइनों में मैस लगना में। रहता था सर। हाँ। और एक महीने का ही खाने का ही खर्चा इतना हो जाता था जितना यहाँ पे पूरा बैच और घर बैठ करके घर के खाने के साथ हो पा रहा है ना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम। चलिए ठीक है सर, मेन तो यही है कि बच्चों का होना चाहिए, चाहे कंफर्ट हो चाहे डिस्कम्फर्ट हो, बट ठीक है, कुछ देखिए पाना है तो देखिए वो तो करना ही रहेगा बच्चों को। अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जो है स्ट्रगल तो करनी रहेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अगर हो जाता है तो मतलब हो ही जाएगा। तो मतलब वो चीजें अच्छी लगती है सर, कि अभी हाँ मतलब वो चीज याद करके खुशी मिलती है कि हाँ मैंने वो चीज करी। तो चलिए स्टूडेंट्स लोग, आप लोग अपनी एआई की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। और जल्दी जब प्रिपरेशन आपकी पूरी हो जाए तो गौरव सर को यहाँ पर इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि सर आपसे मुझे मोटिवेशन मिला, आपसे मुझे गाइडेंस मिली और मैंने चलो सर एग्जाम क्लियर कर लिया और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी
और ट्रेनिंग के बाद जब आपकी लोकेशन मिल जाए तो उसके बाद भी जरूर से मैसेज करिएगा कि कहाँ लोकेशन मिली है, और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। इस प्रिपरेशन की जर्नी में जिस तरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं हेल्प करूंगा, अभिषेक सर हेल्प करेंगे, प्रिंस सर हेल्प करेंगे, आरके सर हेल्प करेंगे, शिवम सर हेल्प करेंगे, अमन मैम हेल्प करेंगे, कीर्ति मैम हेल्प करेंगे। जो भी पूरा फैकल्टी पूल है वो पूरा फैकल्टी पूल आपकी हेल्प करता रहेगा। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से इसी यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, यहाँ पर आपको मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद जरूर से कमेंट करिएगा आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है गौरव सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, बहुत एक अच्छा लगा क्वेश्चन सर और रह बात गया है करके। बस, रिवीजन के लिए कितना टाइम देते थे? वीक में एक बार या ज्यादा? वीक में एक बार या ज्यादा कितना टाइम देते थे रिवीजन के लिए, ऐसा पूछा? रिवीजन सर पैरेलल प्रोसेस है। रिवीजन आपको डेली जब आप पढ़ने जा रहे हैं, डेली आपने जो भी नई चीज पढ़ रहे हैं उस चीज को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले आप पिछले दिन का रिवीजन करिए। दूसरे दिन जब आप पढ़ने आए तो पहले 2 दिनों का रिवीजन करिए। इस तरह से आप करते करते जो है, जब अभी 45 डेज के नियर अबाउट जैसे आप बता रहे हैं कि टेंटेटिव टाइम जो है 45 डेज का है, तो 45 डेज जब आप पढ़ने आएंगे तो आप पिछले प्रीवियस 44 डेज का जो रिवीजन कर लेंगे तो आपका एक तरह से जो फर्स्ट डे जो आपने कॉन्फिडेंस रहेगा वो रहेगा, तो वो आपको याद रहेगा। उसके लिए फिर आपको अलग से वो करने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या है, अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो मोटिवेशन खत्म नहीं होगा। वरना ये रहता है कि 40 डे तक आते आते जो है फर्स्ट डे वाला भूल गए तो वो प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो आई होप सबको ये हेल्पफुल रहा होगा सेशन। तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर जरूर करना। आप तो मोटिवेट हो गए, अपने दोस्तों को मोटिवेट करना अब आपका काम है। आपको मोटिवेट कर दिया मैंने, गौरव सर ने, अब आप मोटिवेट करिए अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर करके। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू गौरव सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।